नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। अस्पायर टीवी में आप सबका स्वागत है। आईपीटीवी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन का यह पहला डिजिटल मूवमेंट ऑनलाइन शो आप देख रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली के साकेत के कैफे लूडस में कुछ लोग मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं लोगों के साथ जो खास भी हैं, आम भी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के से जुड़े हुए हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ फ्री थिंकर्स हैं जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर आज अपना मत देंगे। भारत में स्टैब्लिश्ड राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की और क्षेत्रीय स्तर की बड़ी संख्या में है, बहुतायत में है। 2014 में अप्रैल माह में चुनाव का महापर्व होगा जब जनरल इलेक्शन होंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और अब थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट और एक फेडरल फ्रंट भी बन रहा है। इस बीच में अन्ना के मूवमेंट के बाद एक पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। उसने पूरे पॉलिटिक्स के गेम को चेंज कर दिया है। मोदी के ऊपर किताब लिखने वाले भी हैं कि मोदी गेम चेंजर, उनसे भी हम आपकी तारीफ करवाएंगे। लेकिन सवाल आज शुरुआत करते हैं कि ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स भारत में किस दिशा में जा रहा है। कुछ लोग पहले कहते थे कि भारत में भी सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। अन्य देशों में भी तहरीर स्क्वायर जैसे मामले हुए, जब एक मूवमेंट चला कुछ दिन पहले 2011 में, तो लोगों ने कहा कि कहीं भारत में भी तो तहरीर स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनतंत्र मजबूत रहा और सभी तरह के विचारों को समेटता रहा। चर्चाएं होती रही, विवाद भी बढ़ता रहा, एक के बाद एक पार्टियां बनती रही और अब लोग निशाने पर हैं, नेता भी निशाने पर हैं। लोग नेता को देख रहे हैं, नेता जनता को देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आम आदमी पार्टी में जो कुछ दिन पहले शामिल थे, सुरजीत दास गुप्ता। आज उनका मोह भंग क्यों हो गया है? ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को वो किस दिशा में देख रहे थे? क्यों तो वो उस आंदोलन से जुड़े? क्योंकि आज मूवमेंट ऑनलाइन में उनकी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है। सुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है अस्पायर टेलीविजन में आपका। आप आम आदमी पार्टी में गए, ये देख करके गए कि एक राजनीतिक विचारधारा, एक नई राजनीतिक विचारधारा जन्म ले रही है और ऐसा लग रहा है कि प्यूरिटी ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा आकार लेगा। क्या ये एजेंडा था जिसमें आप शामिल हुए थे? जी बिल्कुल, यही एजेंडा था। क्योंकि बहुत पहले हमने ये पब्लिकली घोषणा कर दी थी कि चुनाव लड़ने की राजनीति में हम नहीं है, बल्कि देश को सही विचारधारा के रास्ते पे ले जाने की राजनीति में हम हैं, जहां पर कि लोकतंत्र ऊपर से नीचे ना आए, बल्कि पावर जो है वो नीचे से ऊपर जाए। तो वहां सबसे बड़ा धोखा हुआ आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि जो प्राइमरीज की उन्होंने बात की थी वहां पर सरासर घपला हुआ। सारे के सारे कैंडिडेट पहले से डिसाइडेड थे कि कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा। और सिर्फ वही नहीं, जिस दिन पार्टी की शुरुआत हुई 24 नवंबर 2012 को, उसी दिन जो है 23 लोगों को थोप दिया गया बगैर किसी इलेक्शन के कि ये लोग अब से जो है आपके कर्णधार होंगे, ये नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर है। और उसी में से 6 लोगों को चुन लिया गया कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर है। कोई चुनाव नहीं हुआ और नेशनल काउंसिल जिसमें हम लोग शामिल थे, उसे साल में 2 बार मिलना था। डर के मारे कि हम उनको रिकॉल न कर ले, उन्होंने उसकी कभी मीटिंग ही नहीं बुलाई। तो लोकतंत्र का जहाँ पे घोर अभाव है, वो राजनीतिक विकल्प भले ही हो, वैकल्पिक राजनीति नहीं हो सकता। अरविंद की राजनीतिक बुनियाद कमजोर थी या उसकी सोच कमजोर थी या उसका एजेंडा कुछ और था? उनकी सोच बहुत ही कमजोर ही नहीं बल्कि बहुत निचले स्तर की है। आप देखिए उनके जो एजेंडा है वो म्यूनिसिपल एजेंडा है, वो नेशनल या स्टेट लेवल का एजेंडा है ही नहीं। मोहल्ले में सड़कों में गड्ढे, ठीक है, पानी की किल्लत, ये सब राष्ट्रीय स्तर के इशू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है लेकिन राष्ट्रीय स्तर के इशू नहीं है। तो उनको एमसीडी चुनाव लड़ना चाहिए, उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अरविंद लेकिन समाज के प्रति डिसऑनेस्ट है क्या? क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, आरटीआई से उनका सफर शुरू हुआ, मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला और ये भी चर्चाएं हुई कि वो नेशनल काउंसिल के मेंबर भी बनना चाहते थे। तो अरविंद सोसाइटी के प्रति डिसऑनेस्ट हैं या उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन को आधार बनाया और एक सोशल मूवमेंट को खड़ा किया, फिर राजनीतिक पार्टी बना? देखिए, उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि हमेशा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा राजनीतिक सोच कुछ भी नहीं है उनमें। और राजनीतिक सोच रखने वाले जितने लोग उनके नजदीक आते गए, सब धीरे धीरे चले गए, क्योंकि उन्होंने उनको मौका नहीं दिया। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा जो टेलीविजन कैमरा का फोकस है उन पर बना रहे, नहीं तो 49 दिनों में वो सरकार को समेट के भाग नहीं जाते। वो एक एग्जाम्पल स्थापित करते कि देखिए हमने वादे किए थे
और ये हमने करके दिखाया। उन्होंने क्या किया, सब्सिडी राज चालू कर दिया, जो कि अखिलेश यादव भी करते हैं, जयललिता भी करती है, मुफ्त में सब कुछ बांट दो। नया क्या किया उन्होंने? ठीक है, क्या अरविंद ऐसे ही उपज है, अरविंद, या राजनीति की जो स्थिति थी देश में, जो खराब लगातार होती जा रही थी, ये उसकी कुरीतियों की उपज है अरविंद, या अल्टरनेट पॉलिटिक्स? मैं बार बार अगर अरविंद का नाम लूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि अरविंद आम आदमी पार्टी की ये कोई कार्यक्रम है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अरविंद का उदय हुआ क्यों? मैं तो कहना चाहूंगा आशुतोष कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला जो बाबा रामदेव ने ब्लैक मनी और करप्शन के अगेंस्ट में चलाया, उसमें अन्ना जुड़े और अरविंद उसमें एक छोटे से सिपाही थे। और उन्होंने जब देखा कि ये बहुत अच्छा मंच मुझे मिल रहा है तो उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा, जैसे सुरजीत ने कहा, उसको कैटापुल्ट करने के लिए अपने को एक सिचुएशन में ला दिया। लेकिन आप रामदेव की तारीफ किए जा रहे हैं कि रामदेव आज उस जमाने में काले धन को लेकर के बढ़ रहे थे, कहीं ये संकेत नहीं दे रहे थे कि वो मोदी जी का कोई अलायंस है। आज वो घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं कि ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, देश का कल्याण हो जाएगा। अरे ये बिल्कुल आपने सही इशू कहा, क्योंकि बाबा रामदेव एक मुद्दों के लिए एक राजनीति कर रहे हैं। मुद्दे की राजनीति नहीं थी उस वक्त, वो जा रहे थे केस लॉन्च करने के लिए और जनता के बीच में संदेश दिया। अगर आप केस लॉन्च करने की बात करते हैं तो देखिए, अरविंद ने बाबा रामदेव के मन से कहा कि मेरे पास ये 370 पेज की चार्जशीट है जो हम बाबा रामदेव के नेतृत्व में अभी डालने जा रहे हैं। जिस दिन वो सीएम बने, उनसे पूछा कि आप शीला दीक्षित के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा अब सबूत मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन ला के देंगे। नहीं, लेकिन देखिए कितना अलग हो गया। लेकिन क्या अलग अलग मतों के लोग इकट्ठा होकर के क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माहौल बना रहे थे क्या? जब उनको लगा कि एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया तो मैं क्यों ना राजनीतिक पार्टी बना लूं? नहीं, इस समय जो आप ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जितने भी अलग मत के लोग थे इस समय, क्या किरण बेदी गलत औरत है, क्या जनरल वीके सिंह गलत आदमी है? सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इनकी महत्वाकांक्षा पहले से थी और इस तरह का तैयार किया गया एक आभा मंडल जिसमें कि बीजेपी को अल्टीमेटली फायदा हो। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी लोग हैं, बाबा रामदेव है, किरण बेदी है, जनरल वीके सिंह है, इनको लगा कि मोदी एक ऐसा नेतृत्व दे सकते हैं जो मैं कहूंगा आपके शब्दों में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इस समय ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है कि एक सीएम इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर उठ के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनता है। एक सीएम जो इतनी बड़ी लौह संग्रह करके इतनी बड़ी मूर्ति बना के पूरे विश्व को आकर्षण देता है, वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने की बात, बिल्कुल बिल्कुल व्यक्ति सेंट्रिक बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मोदी साहब ने कैसे चेंज कर दिया सुदेश जी? आशुतोष जी, मैं मोदी जी में बताऊंगा, लेकिन जो आपने सुरजीत जी से पूछा जी और इनसे पूछा जो, मैं थोड़ा उनको बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं भी आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो गेम चेंजर हो सकता था, बट ही लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। कैसे लूज किया? अन्ना ने एक बहुत अच्छा हथियार दिया, एंटी करप्शन। पूरे देश को एंटी करप्शन एजेंडा पर जोड़ा जा सकता है। अरविंद स्वार्थी हैं? नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ईमानदारी से बोली, अरविंद स्वार्थी हैं क्या? मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, देखिए जैसे योगेंद्र यादव, गोपाल राय जो उनके साथ थे, ये हमेशा कास्ट की बात करते रहे। जब भी अंदर मीटिंग होती थी तो कुमार विश्वास या अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि लोग हमारे साथ इसलिए नहीं आए हैं कि हम कास्ट की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, हमारे साथ इसलिए आए हैं कि पूरा हमें एक उम्मीद देख रहे हैं, एंटी करप्शन एजेंडा। ये लोग जातिवादी हैं और ये लोग जातिवादी हैं और पूरे करप्शन के एजेंडा को हाईजैक करके तो आज किस चीज की बात हो रही है? बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बहुत बड़ा खुलासा नहीं है, सब जानते हैं कि वो जातिवाद हैं। आज देखिए योगेंद्र यादव खुल के बोल रहे हैं जाति को आत्मसात करना पड़ेगा। सुरजीत जी से आप फिर पूछिए, वो बताएंगे आपको किस तरह से ये जाते हैं मौलाना के पास और उसके बाद बोलते हैं हमें समर्थन दो धर्म के ऊपर। तो ये अरविंद केजरीवाल का एजेंडा नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए बताइए कि हमारे जैसे लोग जो सब कुछ छोड़कर, सुरजीत जैसे लोग जो सब कुछ छोड़कर वहां गए थे, एक होप देखे थे कि नहीं एक आदमी तो है जो सच बोल रहा है। तो अरविंद तो कम से कम कह रहे थे ना कि हमें जात और धर्म से नहीं, लेकिन अरविंद सब कुछ आत्मसात हो गया उनके साथ। अरविंद अब अरविंद नहीं रहे। अरविंद की जो टीम है, जैसे अभी जो लोग आ गए हैं, वो उस तरह से ड्राइव करना चाह रहे हैं। ये वही एजेंडा है जो पहले आप वेस्ट बंगाल में देखते थे। गलती अरविंद की ज्यादा है या उनकी टीम की ज्यादा? बिल्कुल लीडरशिप की है, क्योंकि लोग तो अरविंद को मानते हैं, तो लीडरशिप थोड़ी ना अपने आप से ब्लेम हट सकता है। और यही कारण है कि अब मैं वहाँ नरेंद्र मोदी पर आऊंगा, जो गेम चेंजर किताब मैंने लिखा है। तो मैंने देखा कि अभी शांतनु ने कहा कि ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब यह है, रामदेव जी के शब्दों में, कि जो अच्छा आदमी है राजनीति में, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसको सामने लाओ। ये ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स है जी। बिल्कुल। और मैं इसको एक और थोड़ा हटके बताऊंगा कि गुड गवर्नेंस आज अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक प्रारूप हो चुका है। और जो गुड गवर्नेंस की बात होती थी, जैसे एंटी करप्शन की बात होती थी, आप बोल सकते हैं कि आप जैसे अरविंद केजरीवाल का आपने देखा कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया, चीफ मिनिस्टर सबसे मिल रहे हैं और उसके बाद भगदड़ मच गई वहां पर। आपने क्यों नहीं गुजरात मॉडल को अडॉप्ट किया? स्वागत ऑनलाइन है, जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, IT यूज करके लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। गुजरात में 100 सर्विसेज ऐसे हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है। सुदेश वर्मा के शब्दों में अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, और उसका सिंबल है आज नरेंद्र मोदी।
ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं है। दूसरे चंक में हम जब आएंगे तो बात करेंगे ये थर्ड फ्रंट के भी और चौथे मोर्चे की भी। इनकी बात से आप सहमत हैं? गुड गवर्नेंस सबसे इम्पोर्टेंट इशू होना चाहिए आज के डेट में, या कभी भी किसी भी जहाँ भी राजनीति होती है। तो राजनीति का काम होता है पूरी जनता को, पूरे देश को एक अच्छी सरकार दे के अच्छे ढंग से आगे ले जाना, गुड गवर्नेंस देना। तो अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब होना चाहिए गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस होना इसका मतलब पॉलिटिक्स जो है गुड गवर्नेंस नहीं देता है। अभी तक तो नहीं देता है, अभी तक नहीं देता है, और उम्मीद जरूर है। 67 साल में मतलब पॉलिटिक्स का ये मतलब था कि गुड गवर्नेंस नहीं रहा, इसलिए शांतनु जी के शब्दों में गुड गवर्नेंस का मतलब कोई एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं, गुड गवर्नेंस होना। देखिए अभी तक जो रहा वो रहा गवर्नेंस देना, जो है गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस के विषय काफी फर्क होता है। अच्छा। और गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार आप चलाते हैं, जो भी व्यवस्थाएं वो आप करते हैं। बैड गवर्नेंस और गवर्नेंस में कितना फासला है? मैंने अभी के गवर्नेंस में ज्यादातर बैड गवर्नेंस ही चल रहा है। जब लोगों के बीच में ईमानदारी नहीं होती है, नेता अगर आपके ईमानदार नहीं होते हैं तो आपको गुड गवर्नेंस दे ही नहीं सकते हैं वो। और जहाँ तक हमारे साथी कह रहे थे कि लोग म्यूनिसिपल लेवल की बात करते हैं, गवर्नेंस म्यूनिसिपल लेवल पे नहीं होता है। पंचायत लेवल पे एक अलग ढंग का गवर्नेंस होता है, सेंट्रल लेवल पे एक अलग ढंग का गवर्नेंस होता है, स्टेट लेवल पे अलग। इशूज डिफरेंट होते हैं, सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। उसमें अगर कोई भी आदमी अपनी ईमानदारी से किसी भी पॉलिसी को बनाता है, डिफाइन करता है, लोगों तक पहुंचाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको आप कह सकते हैं गुड गवर्नेंस हो सकता है वो, जिसमें लोगों का